चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हमने तैयार किया था। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। लायबिलिटीज़ में कौन सी मदें दिखाई जाती है और एसेट्स में कौन सी मदें दिखाई जाती है। इसके अलावा हमने आगे क्या है, दो छोटे छोटे क्वेश्चन, पूरी बैलेंस शीट नहीं थी लेकिन बैलेंस शीट की कुछ मेन हेडिंग और सब हेडिंग वाली कुछ मदें थी, तो दो ही का हमने इलस्ट्रेशन भी किए। तो इसमें दो टॉपिक है इस वाले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट। तो P&L स्टेटमेंट को बताने से पहले बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो इलस्ट्रेशन है आपके चैप्टर में, तो पहले बैलेंस शीट का एक आपके इलस्ट्रेशन है वो पहले मैं बता देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन में फिर आपके ये एक ही बचेगा, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करने से पहले फिर P&L स्टेटमेंट का हम कर लेंगे। तो फिर P&L स्टेटमेंट का बताऊँगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है आपके बुक में पेज नंबर 244 पर छठा इलस्ट्रेशन, ठीक है। और छठा जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि 31 मार्च 2017 का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो 31 मार्च 2017, तो ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे तो अब हमारे को दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट होता है उसके अंदर दो कॉलम होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे को जो भी इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन करने होते हैं उसमें 2 वर्षों की मदें नहीं दी जाती है, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दोनों अमाउंट नहीं होती है, इसलिए अमाउंट का केवल एक ही कॉलम बनाने की जरूरत है। अच्छा, एक कॉलम आपके नोट नंबर, तो वो भी डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये 2 ही कॉलम बना दो, पर्टिकुलर्स, ये तो आपके मेन है, और एक अमाउंट का कॉलम, क्योंकि हमारे को केवल चालू वर्ष की मदों को ही इसमें दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए अमाउंट के 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हम इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे इसके बैलेंस शीट के, तो बस केवल एक यही ऐसा फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। वो पहले शुरू में मैंने ऐसे बताया था कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है कंपनी का वो ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में हमारे को वो सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से बनाने की जरूरत है। तो ये जो इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ आपको, छठा इलस्ट्रेशन, इसमें क्या है, पूरी बैलेंस शीट है। तो पूरी बैलेंस शीट जरूर है लेकिन सारी मदें नहीं है, इसमें कुछ मेन मदें हैं, तो मदों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया था कि कौन सी मद कहाँ दिखाई जाती है। तो सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी लायबिलिटीज में आपके मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में वैसे तो 3 सब हेडिंग होती है, लेकिन जो तीसरी सब हेडिंग होती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो आती नहीं है, इसलिए उसमें कोई अमाउंट होता भी नहीं। तो मेन एक तरह से सब हेडिंग 2 ही मानी जाती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, और इस वाले इलस्ट्रेशन में आपके शेयर कैपिटल जो है दे रखी है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों दे रखी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। अब इसमें केवल अमाउंट दे रखा है, अंशों की संख्या वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्ट केवल अमाउंट ही लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके 4000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000, ये हो गई आपकी 5000। हम इसको यहाँ न दिखा करके इसको यहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें हम टोटल में शामिल करते हैं, इसलिए क्योंकि अमाउंट का हमने एक ही कॉलम बनाया है, तो इसलिए हम इसमें दिखा देंगे अंदर 4000 और 1000। तो आपके टोटल शेयर कैपिटल है वो कितनी होगी, 5000, क्योंकि जब टोटल लगाएंगे तो अमाउंट वाले कॉलम का लगाते हैं, इसलिए यहाँ दिखा करके इसमें दिखा देंगे। ये तो हो गई आपकी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के बाद में दूसरी सब हेडिंग है वो आती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, संचय माधिक्य। और रिजर्व सरप्लस में आपकी बहुत सारी मदें आती है, मैंने बताया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, P&L का क्रेडिट शेष है, रिजर्व फंड है, ठीक है। ऐसी लाभों के जो शेष होते हैं वो सब इसमें दिखाए जाते हैं। तो
तो इसमें रिजर्व सरप्लस की कौन कौन सी मदें हैं वो छांटनी है। इसमें दे रखा है आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, CR, पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स दे रखा है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स दोनों दिखा देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसमें 3000 और पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स ये मैंने आपको बता दिया था पहले कौन कौन सी मदें आती है। पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स बीसी में आता है, तो पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स कितना है इसमें 1200 रुपये, तो ये कितना हो गया आपके 4200 रुपये। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि रिजर्व सरप्लस में ये जो मदें आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पी एंड एल का क्रेडिट सेल्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो भी रिजर्व होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, दो मदों को लेस करते हैं। एक तो पी एंड एल का डेबिट सेल्स और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या है, एक मद दे रखी है आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, प्रारंभिक व्यय। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इसको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। पी एंड एल का डेबिट सेल्स नहीं है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 300 रुपये, हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ₹300, ये 300 रुपये हमने लेस कर दिए, तो इसका अमाउंट है वो कितना आ गया 3900। तो रिजर्व और सरप्लस का जो अमाउंट है 3900 हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखा रहे हैं। ठीक है, तीसरी मद इसमें है ही नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो है ही नहीं, तो इसलिए शेयर होल्डर फंड की दो सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो इसमें कौन कौन सी मदें वो हमने लिख दी है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के बाद में दूसरे नंबर पर इसकी जो मेन हेडिंग आती है वो आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती है, गैर चालू दायित्व, दीर्घकालीन अवधि के होते हैं ये दायित्व। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो मेन हेडिंग और सब हेडिंग तो बहुत से आती है, लेकिन क्वेश्चन में देख लो कि वो आपके हेडिंग है क्या। अगर हेडिंग नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे को वही हेडिंग लिखनी है जो इसमें प्रश्न में दे रखी है। तो मेन हेडिंग तो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज है और इसकी सब हेडिंग आती है पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या क्या आता है, डिबेंचर्स आता है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन, ये आता है। तो इसमें देखो आपके क्या दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखा है, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इसकी जो सब हेडिंग है वो हमारे को लिखनी है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग से तो सब हेडिंग है, और इसके अंदर जो मद है वो दे रखी है डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा, डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो इसमें दे रखा है 3500 रुपये, लेकिन अब इसके अलावा और कोई मद नहीं है, यानी कि एक ही मद है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स। तो 3500 रुपये हम इसमें दिखा देंगे डायरेक्ट, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2-3 मदें हैं तो हम ऐड करके दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा करके फिर उसमें टोटल राशि, लेकिन इसमें और कोई मद नहीं, इसे डायरेक्ट उस अमाउंट वाले कॉलम में दिखा दें। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद में आपके और भी मदें आती है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो अब देखो इसमें ऐसी कोई मद है क्या, इसमें अदर नॉन करंट लायबिलिटीज है या आपके नॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इसमें ऐसी कोई मद नहीं है। यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी जो आपके मेन हेडिंग है उसमें केवल एक ही सब हेडिंग है इसमें क्वेश्चन में आपकी जो दे रखी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद में अब डायरेक्ट आपके जो मेन हेडिंग है तीसरे नंबर पर वो आ जाएगी आपके करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इसकी और कोई मद नहीं है।
करंट जो लाइबिलिटीज है उसमें भी आपके कई सब हेडिंग आती है। आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ट्रेड पेबल्स है। तो इसमें देखो करंट लाइबिलिटीज की जो मद है उसमें कौन कौन सी मद दे रखी है। शॉर्ट टर्म जो बोरोविंग है उसकी कोई मद नहीं दे रखी है। इसमें आपके दे रखा है जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार इसमें शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमने पहले दिखा दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स ये बाद में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल ये आपके एसेट्स में आता है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इसमें दे रखा है आपके 500 रुपये, 2500 रुपये बिल्स पेएबल है, वो आता है इसमें। किस में आता है? ट्रेड पेएबल्स में। और एक दे रखा है आपके प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स है वो किस में आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो करंट लायबिलिटी जो आपके मेन हेडिंग है इसकी सब हेडिंग एक तो है इसमें ट्रेड पेएबल्स की, और ट्रेड पेएबल्स में इसमें क्या दे रखा है? बीपी दे रखा है। एक ही मद है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेड पेएबल्स की जो बीपी है उसका अमाउंट है इसमें 2500 रुपये। तो 2500 रुपये हम दिखा देंगे बीपी का। इसके बाद में करंट लायबिलिटीज की एक सब हेडिंग और है आपके इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स वो किस में आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो लिख देंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कितना दे रखा है इसमें? 60 रुपये। ठीक है, बस ये मद दे रखी है। अब देखो इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, यानी कि इक्विटी और लायबिलिटीज में आपके शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, तो शेयर कैपिटल की मदद दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद में रिजर्व और सरप्लस की दो मदद थी इसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम और P&L का क्रेडिट सेस, लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे? लेस करके दिखा देंगे। इसके बाद में आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट जो लायबिलिटीज आती है उसमें सबसे पहले सब हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपके डिबेंचर्स आता है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, लेकिन इसमें एक ही मद है डिबेंचर्स, तो वो डिबेंचर्स लिख देंगे। ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटीज की अब और कोई सब हेडिंग क्वेश्चन में नहीं है। जब क्वेश्चन में उसकी कोई सब हेडिंग नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद में डायरेक्ट जो इसकी तीसरे नंबर की मेन हेडिंग है वो हम डालेंगे करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज में भी आपके क्या है? 4 सब हेडिंग होती है, लेकिन इसमें केवल 2 ही दे रखी है। एक तो ट्रेड पेएबल्स की दे रखी है। ट्रेड पेएबल्स में क्या दे रखा है इसमें? बीपी, तो बीपी का अमाउंट है वो हमने लिख दिया। और एक दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये किस में आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आपके 60 रुपये। ठीक है, यानी कि लायबिलिटीज वाली जो मदें हैं ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज का टोटल लगा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, क्योंकि इसके नीचे फिर एसेट्स की जो मदें हैं वो चालू हो जाएगी। तो लायबिलिटीज का जो टोटल है वो देख लो आपके कितना आ रहा है। तो देखो हमने लायबिलिटीज का हमने टोटल लगाया, इसका टोटल आ गया 14,960 रुपये। ठीक है, लायबिलिटीज का। अब इसके नीचे हम एसेट्स का चालू करेंगे, तो एसेट्स का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। तो अब लायबिलिटी वाला है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बाद में एसेट्स की जो मदें हैं वो मैं लिख देता हूँ। देखो हमने लायबिलिटीज की मदों को हमने लिख लिया था और उसका टोटल भी लगा लिया था। अब एसेट्स की मदें, एसेट्स को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स जो आपके मेन हेडिंग है इसमें सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियां जो होती है ये भी आपके क्या है? 3 प्रकार की होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल यानी कि जो हमारे को दिखाई देती है आंखों से। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में देखो आपके क्या क्या दे रखा है।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि इसमें आता है जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये संपत्तियां आती है। तो इसमें देखो आपके क्या दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, केवल फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है। इसमें टेंजिबल के नाम से 9,100 रुपये। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स डायरेक्ट ही हम लिखेंगे 9,100 रुपये। लेकिन इसमें एक और दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो स्थायी संपत्तियों में से लेस करके दिखाया जाता है। ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स यदि दे रखी है और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी है तो डेप्रिसिएशन को हम लेस करके दिखाएंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 800 रुपये। तो 800 रुपये लेस करके हम दिखा देंगे, ये 8,300 आ जाएगा, यानी कि नेट फिक्स्ड एसेट्स ये आपके आ गई। इसके बाद में आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अमूर्त संपत्तियां जो है उसमें आती है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इसमें देखो आपके गुडविल दे रखी है 50, तो डायरेक्ट हम दिखा देंगे, ब्रैकेट में लिख दो केवल गुडविल, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। 50, ये 50 के हजारों में है, यानी कि 50 का मतलब है 50,000। तो अब इसमें जो मैं मदे लिख रहा हूँ सारी मैन हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अंदर जो मदे आती है, तो अलग से आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। बुक में क्या है, आपके जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, पहले मैन हेडिंग को दिखा रखा है और सब हेडिंग और उसमें जो मदे आती है उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बना रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया उसी के अनुसार पूरी बैलेंस शीट में दिखा दें, तो आपके अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मदे अगर बहुत ज़्यादा आती है तो फिर इसमें क्या अपने को मैन सब हेडिंग दिखानी पड़ेगी, और बाकी अंदर की जो मदे ज़्यादा होती है उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बढ़ा करके दिखा दो, क्योंकि फिर पूरी बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी समय लगता है और उसमें मदों के लिए बैलेंस शीट भी बड़ी हो जाती है। लेकिन मदे कम है तो हम इसी के अंदर दिखा देंगे। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट से आ गई। इसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसमें नहीं है। इसके बाद में आपके आता है जैसे फिक्स्ड एसेट्स के बाद में इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो इसमें है क्या, इन्वेस्टमेंट है, इसमें नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो अब इसके बाद में आपके नॉन करंट जो एसेट्स होती है इसके अंदर और कौन कौन सी आती है मदे। नॉन करंट एसेट्स में आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है आपके, इसके अंदर ये भी मद नहीं दे रखी है, तो ये भी हेडिंग हमारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का है ही नहीं। लॉन्ग टर्म आपके प्रोविज़न क्या है, इसमें रिजर्व है, वो भी आपके नहीं है इसमें। और इसके अलावा आता है आपके अदर नॉन करंट एसेट्स। तो अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए इसमें एक एडजस्टमेंट है, तो वो हमारे को लिखना है अदर नॉन करंट एसेट्स। देखो अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, इसमें वैसे तो मैंने आपको कोई मदे जो है इसमें आपको बताई नहीं थी अदर नॉन करंट एसेट्स में, लेकिन दो हानियों के शेष होते हैं जिसके लिए मैंने पहले आपको बताया नहीं था। एक आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और एक होता है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंशों के निर्गमन पर वे और अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, यह हानि का शेष होता है। और ऐसी हानि होती है इसको हम एक ही वर्ष लाभों में से कम करके नहीं दिखाते, जैसे हमने पहले लायबिलिटीज में रिजर्व सरप्लस में लेस करके दिखाया था। इसको हम क्या करते हैं 2-3 वर्षों में करके दिखाते हैं। तो ऐसी हानि को अगर 2-3 वर्षों में करके दिखाते हैं तो इस वर्ष जितनी दिखानी है उसको तो हम क्या करेंगे अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे, और जो अगले वर्षों में दिखानी है उसको हम किस में दिखाएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। जैसे देखो इसमें आपके जो मद दे रखी है, एक मद दे रखी है आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 300 रुपये, लेकिन इसमें देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स।
यानी कि इसका जो अमाउंट है अगले 3 वर्षों में अप्लिकेट करना है। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 वर्षों में अप्लिकेट करना है। यानी कि 300 रुपये को 3 वर्षों में डिवाइड कर देंगे तो 100 रुपये हो गए। तो इस वर्ष तो हम केवल 100 रुपये दिखाएंगे, तो बाकी जो 200 रुपये है वो किस में दिखाएंगे, अगले वर्षों में। तो जो अगले वर्षों में दिखाएंगे उसको हम किस में दिखा देंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो ये आपके आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, ये है आपके डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टोटल 300 था, 3 वर्षों में डिवाइड करेंगे, इस वर्ष में 100 दिखाएंगे, वो तो किस में आएगा, करंट एसेट्स में। और जो 200 रुपये जो अगले वर्षों में दिखाएंगे उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। कितना, 200। तो ये 200 रुपये आपके इसमें आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स की जो मदें हैं ये तो कंप्लीट हो गई है। अब आएगी आपकी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो आपके मेन हेडिंग है, इसमें करंट एसेट्स में जो मदें हैं आपके बहुत सी मदें आती हैं, जैसे इन्वेंट्रीज आती है, कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, अदर करंट एसेट्स है। तो इसमें देखो आपके जो मदें दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखा है, तो इन्वेंट्रीज आ जाएगा 210 रुपये। इन्वेंट्रीज 210 करंट एसेट्स में। इन्वेंट्रीज के बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसमें कैश और बैंक बैलेंस आता है। तो कैश और बैंक बैलेंस देखो इसमें है क्या, देखो इसमें कैश और बैंक बैलेंस है, वो भी नहीं दे रखा है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो मद है इसमें नहीं है। इसके बाद में देखो आपके इन्वेंट्रीज के बाद में आता है ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री का तो आ गया था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर्स और बीआर आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर्स और बीआर। तो इसमें देखो आपके क्या दे रखा है, डेटर्स और बीआर के अंदर ट्रेड रिसीवेबल के नाम से ही दे रखा है इसमें 6100 रुपये। तो ट्रेड रिसीवेबल है 6100 रुपये, हम इसमें कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि इसमें डेटर्स और बीआर का नाम नहीं दे रखा है, केवल ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, तो डायरेक्ट हम दिखा देंगे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। अब देखो इसमें इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब इसके बाद में इसमें और कोई मद नहीं है, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कौन सी मद आएगी, अभी मैंने बताया था वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 300 रुपये थे, तो 200 रुपये जो अगले वर्षों में दिखाने थे उसको तो हमने अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दिया, लेकिन जो इस वर्ष में दिखाने 100 रुपये उसको अदर करंट एसेट्स है उसमें दिखा देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपये, ये इसमें आ जाएगा। अब देखो इसमें इसके अलावा और कोई मद नहीं है, यानी कि एसेट्स की जो मदें हैं ये आपके कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसका टोटल लगा लें। तो अब देखो ये एसेट्स की मदें हमने सारी लिख ली थी और अब हमने इसका टोटल लगाया, इसका टोटल आपके आ गया 14,960। तो इसका टोटल भी आपके लाइबिलिटीज़ के इक्विवेलेंट, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल बराबर आता है, बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो ये बैलेंस शीट है आपकी कंप्लीट हो गई है। और मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन, छठा इलस्ट्रेशन बताया था, जिसमें बैलेंस शीट की मेन जो हेडिंग है या सब हेडिंग है वो आ गई थी। इसमें सारी मदें नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना, जो मैंने आपको छठा इलस्ट्रेशन बताया है।